come back with the next topic, power consumed by LCR series circuit. उसके लिए मैंने पहले फेजर डायग्राम आपके सामने ड्रॉ किया है, वो आप ध्यान दें कि यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था LCR सीरीज सर्किट में, उस केस में हमने कंडीशन यूज की थी कि VL इज मोर देन VC. उस केस में हमें क्या नजर आ रहा था कि वोल्टेज इट लीड्स करंट बाय फाई एंगल, ओके, एंड दैट एंगल इज फाई, जो कि यहां पर मार्क किया हुआ. अब आप ध्यान देना कि सपोज LCR सीरीज सर्किट के केस में, इन केस ऑफ LCR series circuit, if current is represented by I naught sin of omega t, मान लेते हैं किसी LCR सीरीज सर्किट में करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय I naught sin of omega t, तो उस केस में वोल्टेज विल बी रिप्रेजेंटेड बाय E naught sin of omega t प्लस फाइव. मैंने प्लस फाइव क्यों लिखा है, इसके पीछे रीजन क्या है वो आप ध्यान देना, क्योंकि हमारा LCR सीरीज सर्किट में जो हमने डायग्राम डिस्कस किया, हमने जो कंडीशन लेकर टॉपिक डिस्कस किया है, उसमें हमने क्या कंडीशन यूज की थी, VL इज मोर देन VC. उस केस में वोल्टेज इट लीड्स करंट बाय फाई एंगल, ओके. तो अगर करंट का फेज एंगल ओमेगा टी है तो वोल्टेज का फेज होगा ओमेगा टी प्लस फाइव. अब आप ध्यान देना, यहां अगर मैं वोल्टेज को पहले लिख देता कि मान लेते हैं वोल्टेज इन द गिवन सर्किट इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो करंट का फेज हम क्या लिखते हैं, ओमेगा टी माइनस फाइव, क्योंकि करंट पीछे है. कितना पीछे है, फाइव एंगल, ओके. तो हम अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग इन दोनों के लिए वैल्यूज लिख सकते हैं. अब आप ध्यान देना कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंस्टेंटेनियस करंट को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को, यानी कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर सर्किट में क्या करंट है, क्या वोल्टेज है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस पावर कंज्यूम्ड, ओके, which is equal to E into I, which is equal to E naught into I naught sine of omega t and sine of omega t plus phi, okay. तो ये चीज, ये इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंस्टेंटेनियस पावर, यानी कि पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हाउ मच पावर इज कंज्यूम्ड, ओके. बट our purpose is to find the average power consumed by LCR series circuit in one complete cycle, okay. We know that instantaneous power, it can be written as dw by dt, and dw by dt is equal to this. हम इसको लिख सकते हैं as E naught I naught sin of omega t sin of omega t plus y, okay. इस dt को अगर हम उस साइड ट्रांसफर करें तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, ओके. अब आप ध्यान देना कि एवरेज पावर का मतलब होता है टोटल वर्क डन पर यूनिट टाइम, या टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन. यहां हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है इन वन कंप्लीट साइकिल. तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन वन कंप्लीट साइकिल वी हैव टू टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड विद प्रॉपर लिमिट्स. लिमिट्स यहां पर टाइम चेंज हो रहा है फ्रॉम 0 टू t, क्योंकि हमें वर्क कैलकुलेट करना है इन वन कंप्लीट साइकिल, मींस 0 से लेकर कैपिटल T टाइम के बीच में कितना वर्क, कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, कितना वर्क हो रहा है. तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट. इस इंटीग्रेशन में E नॉट और I नॉट दोनों क्या है, कांस्टेंट है. विद इन इंटीग्रेशन वी हैव साइन ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई dt विद लिमिट्स 0 टू t, ओके. अब आप ध्यान देना कि मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट के लिए इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना बहुत आसान है, लेकिन क्या बायो वाले स्टूडेंट जिन्होंने 11th में मैथ्स नहीं पढ़ी, 12th में मैथ्स नहीं पढ़ी, क्या वो इस इंटीग्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर उनको कॉन्सेप्ट पता है तो वो फाइंड आउट कर सकते हैं. ध्यान देना कि हमारा जो एवरेज पावर का जो फॉर्मूला आता है, वो एवरेज पावर का फॉर्मूला आता है E न्यू I न्यू एंड कॉस ऑफ फाई, ओके. एवरेज पावर का मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि टोटल वर्क डन इन वन कंप्लीट साइकिल. तो क्या एक्सप्रेशन आता है, E न्यू I न्यू कॉस ऑफ फाई. यह है एपरेंट वोल्टेज, यह है एपरेंट करंट एंड कॉस ऑफ फाई, वेयर फाई इज द फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज. ये एपरेंट वोल्टेज किसके इक्वल होता है, E नॉट बाई रूट टू, और ये किसके इक्वल होगा, I नॉट बाई रूट टू कॉस ऑफ फाई, ओके. अब आप ध्यान देना कि यहां पर ये एक्सप्रेशन आ रहा है E नॉट I नॉट कॉस ऑफ फाई बाई टू, ओके. ये है W बाई टी,
यहां हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस टी को उधर ट्रांसफर करो। ओके, तो अब यहां पर आप ध्यान देना कि ई नॉट आई नॉट ये हमें ऑलरेडी नजर आ रहा है, ऑलरेडी हमें नजर आ रहा है, यानी इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होगी वो आएगी टी कॉस ऑफ 5/2। ठीक है, तो हम दो स्टेप यानी फाइनल रिलेशन से दो स्टेप पीछे चलकर हम इस इंटीग्रेशन की क्या वैल्यू आएगी उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं याद नहीं है तो हम इस तरह से दो स्टेप पीछे चलकर हम इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है इसको सॉल्व करें और चेक करें कि क्या इस इंटीग्रेशन की वैल्यू cos ऑफ 5t/2 आ रही है या नहीं आ रही है। ओके, इसके अकॉर्डिंग आप देखें कि वर्क डन इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई 2 साथ में cos ऑफ 5 एंड t। ओके, we know that average power consumed by LCR series circuit in one complete cycle is equal to total work done upon time taken। time taken for one complete cycle is t। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा, e नॉट आई नॉट बाई 2 cos ऑफ 5 और t कैंसिल हो जाएंगे, मींस एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल टू e नॉट आई नॉट बाई 2। इस 2 को हम स्प्लिट कर रहे हैं एज √2 ओके, तो वी कैन राइट इट एज e नॉट बाय √2 आई नॉट बाय √2 एंड cos ऑफ 5, यानी कि एवरेज पावर consumed by LCR series circuit is equal to E nu I nu cos of 5। ओके, तो अब आप ध्यान दें कि एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल टू E nu I nu cos of 5। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एपरेंट वोल्टेज, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एपरेंट करंट, और इन दोनों के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं एपरेंट पावर कंज्यूम्ड। ओके, तो अब यहां पर ये जो पार्ट नजर आ रहा है cos phi, अब ध्यान देना कि ये phi फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है, cos phi की वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अभी हमने कैलकुलेट किया कि एवरेज पावर इज इक्वल टू E nu I nu cos ऑफ phi। ओके, अब आप ध्यान दें कि अगर हम बात करें फर्स्ट फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट, अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट है ऐसे केस में हमें पता है प्योर रेजिस्टिव सर्किट के केस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, यानी कि phi इज इक्वल टू 0, तो cos phi इज इक्वल टू 1, मींस फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल टू E nu एंड I nu। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लेते हैं सर्किट कौन सा है, फॉर इंडक्टिव सर्किट है, इन केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट हमें पता है वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90 डिग्री, करंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, वोल्टेज इसके अलॉन्ग है, दोनों में फेज एंगल कितना है 90, यानी कि phi इज 90, या फिर हम लिख सकते हैं π/2 एंड cos ऑफ π/2 इज इक्वल टू 0, यानी कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में हाउ मच पावर इज कंज्यूम्ड, 0, एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज 0। एंड थर्ड फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट, अगेन कैपेसिटिव सर्किट के केस में भी द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज 90 डिग्री, यानी कि phi इज इक्वल टू π/2, तो cos ऑफ phi या π/2 वो कितना आ जाएगा 0, यानी कि एवरेज पावर कंज्यूम इज इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट हाउ मच पावर इज कंज्यूम्ड, दैट इज एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज 0। प्योर कैपेसिटिव सर्किट के केस में भी एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज 0, and for pure resistive circuit the average power consumed is equal to E nu I nu। ओके, तो कॉम्बिनेशन के लिए भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां जो cos phi आ रहा है, ये जो cos phi आ रहा है, ये cos phi एक्चुअली हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग, जैसे अभी इससे पहले हमने इंपेडेंस ट्रायंगल, इससे पहले वाले वीडियो में हमने इंपेडेंस ट्रायंगल में cos phi की बात की थी, तो cos phi हम चाहें तो फेजर डायग्राम से लिख सकते हैं, हम चाहें तो इंपेडेंस ट्रायंगल से लिख सकते हैं। हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग ये आएगा cos ऑफ phi इज base upon hypotenuse, base is equal to VR and hypotenuse is equal to E naught, तो हम लिख सकते हैं V naught by E naught and it can be written as R upon Z, क्योंकि VR is equal to I naught into R and E naught is equal to I naught into Z, यानी कि यहां इस डायग्राम से हम cos phi की वैल्यू भी लिख सकते हैं कि cos phi is equal to
आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। तो cos पाई की वैल्यू को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, एंड दिस cos पाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं वो आप ध्यान देना, सामने ध्यान दें कि ये जो पार्ट है दिस टर्म इज कॉल्ड पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को डिफाइन करने का क्या तरीका होगा? दिस cos पाई इज इक्वल टू एवरेज पावर, इसको इधर ले आओ डिवाइड में, तो हम cos पाई जिसको हम बोल रहे हैं पावर फैक्टर, ये किसके इक्वल है? एवरेज पावर डिवाइडेड बाय E न्यू I न्यू। ठीक है, ध्यान देना E न्यू एंड I न्यू ये रिप्रेजेंट कर रहा है एपरेंट वोल्टेज, एपरेंट करंट। जैसे हम बात करते हैं कि हाउस होल्ड जो सप्लाई है वो 230 वोल्ट की है, अब ये अल्टरनेटिंग सप्लाई है, अल्टरनेटिंग सोर्स है, तो यहां पर 230 कांस्टेंट वैल्यू कैसे लिखी हुई है? वो एक्चुअली क्या लिखते हैं हम? आरएमएस वैल्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं? एपरेंट वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। जब हम बात करते हैं कि जो सप्लाई लाइन आ रही है या जो इस वायर में करंट है वो 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर एसी करंट है, तो 5 एम्पियर, अब करंट तो एसी करंट में तो करंट वेरी कर रही है, लेकिन हम 5 एम्पियर बोल रहे हैं, तो वो 5 एक्चुअली क्या है? इट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट और एपरेंट वैल्यू ऑफ द करंट। ओके, जैसा कि हमने इस टॉपिक को डिस्कस करते समय हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि पावर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ E एंड I। ये E रिप्रेजेंट कर रहा था इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, I इंस्टेंटेनियस करंट, एंड देयर प्रोडक्ट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर कंज्यूम्ड। ओके, ये है एपरेंट वोल्टेज, एपरेंट करंट, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल रिप्रेजेंट एपरेंट पावर कंज्यूम्ड बाय सर्किट। ओके, तो पावर फैक्टर इट कैन बी डिफाइंड एज ratio of average power consumed to the apparent power consumed. Okay, and that ratio is called power factor. Okay, तो अब आप ध्यान देना कि अगर हम बात करें for pure resistive circuit, what is the value of power factor? Its value is 1. Cos phi is called power factor. Okay, and for pure inductive circuit power factor कितना है? 0. Pure capacitive circuit power factor कितना है? 0. केवल हम कंफ्यूज हो जाते हैं फेज डिफरेंस एंड पावर फैक्टर। ध्यान देना, फेज डिफरेंस इज पाई, पावर फैक्टर इज कॉस पाई। अगर आपसे कहा जाता है कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए फेज डिफरेंस कितना है, तो फेज डिफरेंस फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट इज 0। पावर फैक्टर कितना है? पावर फैक्टर इज 1। ओके, यहां एक चीज और काफी इंपॉर्टेंट आपने नोट किया होगा कि प्योर इंडक्टर के केस में द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज 0, यानी कि फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट हम बोल सकते हैं वहां जो करंट है, करंट इन द सर्किट, करंट इन प्योर इंडक्टिव सर्किट कैन बी कॉल्ड एज वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट का मतलब क्या है? कि उस करंट के द्वारा कोई भी पावर कंज्यूम नहीं किया जा रहा। इसी तरह से प्योर कैपेसिटिव सर्किट के केस में भी हमने क्या चेक कर रहे हैं कि पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 0। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में भी जो करंट होगी दैट करंट कैन बी कॉल्ड एज वॉटलेस करंट। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो वॉटलेस करंट है। तो वॉटलेस करंट नाम से ही क्लियर है, वॉटलेस का मतलब नो पावर इज कंज्यूम्ड बाय दैट पर्टिकुलर करंट, एंड सच टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। अभी जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है वॉटलेस करंट। इसमें आप ध्यान देना, इसी फेजर डायग्राम का हम यूज करेंगे। यहां मैं फेजर डायग्राम फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन अब मैं सिर्फ पीक करंट और पीक वोल्टेज को मार्क कर रहा हूं। ओके, और दोनों के बीच का फेज एंगल कितना है? फाई। एंड अगर हम बात करें एपरेंट वोल्टेज, वी नो दैट इट इज इक्वल टू E नॉट बाय रूट 2। एपरेंट करंट इट इज इक्वल टू I नॉट बाय रूट 2। ठीक है, इन स्टेड ऑफ मार्किंग पीक करंट एंड पीक वोल्टेज, अगर हम एपरेंट करंट और एपरेंट वोल्टेज को मार्क कर दें, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? E नॉट बाय रूट 2। सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, यानी उस एरो का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। ठीक है, पहले एरो का मैग्नीट्यूड I नॉट के इक्वल था, अब वो एरो का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? I नॉट बाय रूट 2। ठीक है, यहां पर मैंने फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंग ही इसको करंट और वोल्टेज को मार्क किया है ऑन द फेजर डायग्राम, लेकिन यहां पर मैंने पीक वोल्टेज की जगह एपरेंट वोल्टेज और एपरेंट करंट को मार्क किया है। अब आप ध्यान देना, वी कैन रिजॉल्व दिस करंट इनटू 2 कंपोनेंट। हम इस करंट को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। वन अलोंग द वोल्टेज, मैं उसको मार्क कर रहा हूं एज I1, एंड सेकेंड परपेंडिकुलर टू द वोल्टेज, मैं उसको मार्क कर रहा हूं I2। ठीक है, किसी भी वेक्टर को जब हम
एंगल के बेस लाइन के अलॉन्ग रिजॉल्व करते हैं तो क्या कंपोनेंट आता है, I1 इज इक्वल टू I न्यू कॉस ऑफ फाइव। ओके, यानी कि इसको बेस के अलॉन्ग रिजॉल्व करेंगे, कॉस कंपोनेंट आएगा और इस डायरेक्शन में साइन कंपोनेंट आएगा, तो I2 इट इज इक्वल टू I न्यू साइन ऑफ फाइव। ओके, एक बार अपने दिमाग से इस पार्ट को हटा दो। ओके, अब मैं पावर का फॉर्मूला लिख रहा हूं। वी नो दैट एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल टू E न्यू I न्यू cos of phi. Okay, now for I1 करंट की हम बात कर रहे हैं। इस करंट के केस में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में है। I1 करंट के केस में फाई कितना है, 0, cos ऑफ फाई कितना होगा, 1, तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल टू E न्यू एंड I1. I1 is the apparent current along voltage. I1 is the apparent current along voltage. उसके द्वारा कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, E न्यू I1. ओके, विच कैन बी फर्दर रिटन एज, जिसको हम फर्दर एक्सपेंड कर लिख सकते हैं, I1 एक्चुअली है किसके इक्वल, इट इज इक्वल टू I न्यू cos ऑफ फाई। ध्यान देना, ये हमारा मेन फॉर्मूला है, इसको हमने इस पर्टिकुलर करंट के लिए हमने यूज किया, फाइनली हमें एक्सप्रेशन वही मिल रहा है। लेकिन यहां पर I न्यू की जगह पर हमने यूज किया था I1, यानी कि I न्यू जो करंट है, एपरेंट करंट है, उसके हमने जो वोल्टेज के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है, हमने उसके अकॉर्डिंग कितना पावर कंज्यूम हो रहा है वो कैलकुलेट किया। अब आप ध्यान देना, फॉर I2 करंट इज अलॉन्ग दिस डायरेक्शन और ये वोल्टेज है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90। ओके, तो फेज एंगल कितना है दोनों में, 90, तो cos ऑफ फाई कितना हो जाएगा, 0, तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल टू E न्यू I2 एंड cos ऑफ फाइव, जिसकी वैल्यू क्या है, 0, यानी कि एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज 0। यानी कि इस करंट जिसकी वैल्यू क्या है, I न्यू साइन ऑफ फाइव, इस करंट को हम क्या बोल रहे हैं, वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट का सीधा सा मीनिंग है, ध्यान देना, फिर से मैं बता रहा हूं, ये करंट है, हमने इस दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। हमने इस करंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अलोंग वोल्टेज एंड परपेंडिकुलर टू द वोल्टेज। अब हमने उसके अकॉर्डिंग हमने चेक किया कि जो करंट का कंपोनेंट वोल्टेज के अलोंग है, दैट कंज्यूम्स पावर, जबकि कंपोनेंट ऑफ द करंट विच इज परपेंडिकुलर टू द वोल्टेज, उसका पावर कंजप्शन कितना है, 0। तो सच टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। तो वॉटलेस करंट की क्या डेफिनेशन होगी, Whatless current is the component of the current perpendicular to the voltage by which average power consumption is 0. Okay, so this is all about whattless current.